हाँ जी बताइए, हमने लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद के सवाल का है उधर। चलिए तो हम बात आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्पिन तुला शांत हो जाए। स्पिन तुला के लिए हम यहाँ पर सीखते हैं चीजें, बहुत आसान सी चीजें, कोई नई बात यहाँ पर बनती नहीं है। पहली बात तो क्या करना है, उस चीज को एक बार देखिएगा, लिख लेना बाद में, पहले सुन लो। तो हमें देखना यहाँ पर कुछ ऐसा है कि स्प्रिंग तुला जो एक सिस्टम रहता है जो किसी वजन को तोलने के काम आता है, उसकी साइंटिफिक बारीकियां क्या रहती है, या जो पॉइंट्स अपन कह सकते हैं वो क्या रहते हैं कि किस प्रकार से स्प्रिंग पर आधारित एक निकाय बनाया जाता है। नीचे इस तरीके से हुक नुमा एक आकृति लगाई जाती है, इस पूरे सिस्टम को ऐसे पैक कर दिया जाता है। यहां पर एक स्केल लगाया जाता है। जब कोई द्रव्यमान नहीं होगा तो क्या उम्मीद करते हो इस तुला से कि ये कितना दिखाए? जीरो। यानी इसका जो वो कांटा होता है वो जीरो पर अपने को निशाना करते दिखता चाहिए। तो ये हो गया, मान लो यहां पर हम यहां पर मान लो 5 किलो वजन लटकाएंगे, तो 5 किलो लटकाने पर स्प्रिंग में क्या होगा? विस्तार क्या होगा? क्या होगा? कितना होगा? जितना 5 किलो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितना विस्तार होगा इस स्प्रिंग में, उसको यहां पर हम उस निशान पर क्या लिख देंगे? 5। वैसे ही 10, 15, 20 जितने किलो के लिए भी अपन बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार से इस पर इस तरीके के निशान बन चुके होते हैं। 15, 20, 25, 30। ये इस स्प्रिंग तुला का काम होता है। ये नापता कैसे, या ये विस्तार क्यों आया इस स्प्रिंग में? तो कारण आप जानेंगे तो पता लगेगा कि जैसे ही हमने द्रव्यमान लटकाया, उस ऊपर रस्सी में या उस ऊपर तार में क्या आया? तनाव। तनाव के कारण खिंचाव आया। खिंचाव को ही उस स्प्रिंग तुला ने अपने उस कांटे से बताया, उस निशान से बताया। यानी कुल मिलाकर ये नापता क्या है? तनाव। और तनाव को यहां पर जब हम नापते हैं, तो जो भी यहां से मान लो लेट से हमने एक द्रव्यमान लटकाया है, तो तनाव का मान कितना आ जाएगा बेटा? mg। पर आप ये जानते हैं कि जो ये mg आएगा ये किस में आएगा? न्यूटन में। पर हमें स्प्रिंग तुला क्या बताती है? 10 किलो, 5 किलो। वो किलो नहीं होता, वो एक्चुअली क्या होता है? केजी वेट होता है। यानी इस चीज को अगर इस स्प्रिंग तुला की रीडिंग में बदलना है, तो टी को जी से डिवाइड करना पड़ेगा। टी को जैसे ही जी से डिवाइड करोगे, वो चीज केजी वेट में बदल जाएगी, और आपको स्प्रिंग तुला की रीडिंग से क्या पता लगने लग जाएगा? भार। केजी वेट में अगर कोई आता है 2 केजी वेट, केजी वेट में अगर कोई आता है 2 केजी वेट, तो उसको, उस वेट को आप भार, उस द्रव्यमान के रूप में 2 केजी कह सकते हो। अरे 2 केजी वेट को तो आएगा किसमें? केजी वेट में। यानी सॉल्व करते समय जब आपसे पूछे जाएंगे ऑप्शंस में, तो अगर वो ऑप्शन न्यूटन में है तो आप समझ जाना आपसे क्या पूछा गया है। अगर वो केजी वेट में है तो क्या पूछा जाएगा? भार। और अगर द्रव्यमान पूछा जाएगा तो इकाई
केजी में आनी चाहिए। केजी में इकाई प्राप्त करने के लिए अगर न्यूटन में आया है तो उसे जी से डिवाइड करेंगे, केजी वेट में निकालने के लिए भी जी से डिवाइड करेंगे। ये काम अपना यहां पर बेसिक रहता है। कोई आपत्ति? रीडिंग कुल मिलाकर क्या होगी? टी बाय, साधारण काम हमारा क्या होगा? टी ज्ञात करना। टी ज्ञात करने के तरीके क्या रहते हैं, गौर से समझिएगा। ये जो स्प्रिंग बैलेंस अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे एस बी, इसके अंदर कुछ स्प्रिंग लगी होगी जिसका स्प्रिंग नियतांक ये होगा, ये आगे चल के हम पढ़ लेंगे, परेशान नहीं होगा। स्प्रिंग बैलेंस यहां पर जो भी होगा ये स्प्रिंग बैलेंस माना जाएगा आदर्श। आदर्श स्प्रिंग बैलेंस मतलब द्रव्यमान। समझ रहे बात को? यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खुद ही का द्रव्यमान हो। ये खुद ही का द्रव्यमान होगा तो खुद ही की वजह से उसमें टेंशन आ जाएगी, यानी बिना बात के ही एक आध किलो वजन इसी खुद का ही आ गया, तो ये सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। सही रीडिंग दे, आदर्श रीडिंग दे, उसके लिए ये होना चाहिए कैसा? द्रव्यमानहीन होना चाहिए। सही बात है? इतनी चीजें क्लियर रहेंगी तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है, साधारण उपयोगों पर मैं आता हूँ। सवाल देखना, हमने यहां से एक इस तरीके से बनाया, हमने एक छत से स्प्रिंग बैलेंस लटका दिया। अब से मैं स्प्रिंग बैलेंस को सिंपल ऐसे दिखा दूंगा, यानी स्प्रिंग डब्बे में बंद, यानी स्प्रिंग बैलेंस। और यहां से एक द्रव्यमान हमने लटका दिया 5 kg, और हमसे पूछ लिया कि रीडिंग कितनी है। तुला का पाठ्यांक कहते हैं हिंदी में, इसे क्या कहते हैं बेटा? तुला का पाठ्यांक। तो रीडिंग कितनी है? तो 5 kg वेट। 5 kg। क्या किया? सिंपल सा काम कि यहां पर जब भी किसी तुला पर हम वजन लटकाते हैं तो बेटा उसका वजन लटकाते टाइम आप पहले इंतजार करते हैं कि वो वजन कैसी अवस्था में आ जाए? साम्य अवस्था। होता है ना कि अपन तराजू पर भी कोई भी चीज रखते हैं तो थोड़ी देर वो हिलती है, उसके बाद वो साम्य में स्थापित जब खुद को कर चुकी होती है तब हम उसका वास्तविक वजन नापते हैं। तो यही चीज हम कहते हैं कि जैसे ही 5 किलो लटकाया होगा, थोड़ी देर ये वाइब्रेट किया होगा या अनस्टेबल रहा होगा, बट आफ्टर दैट ये क्या आ जाएगा? साम्य अवस्था पर जब आ जाएगा, उस स्थिति में इस पर लग रहा ऊपर बल बराबर, और नीचे कितना लग रहा है, जिसको आप यहां से लिख सकते हैं 5G। 5G 50 भी लिख सकते हैं, पर मैं फिलहाल समझाने के लिए 5G लिख देता हूं। और यहां पर हम साम्य अवस्था जब पढ़ के आए हैं अच्छे से, हमें पता है टेंशन बराबर 5G, क्योंकि निकाय साम्य अवस्था में होगा। और हमें ज्ञात क्या करना है? रीडिंग। रीडिंग क्या होती है? T/G। और वो T/G कितना आ जाएगा? 5। जी से साधारण डिवाइड कर दिया ना, ये जी जो इधर है इसको भिन्न में ले गए उधर, और यही किसमें चला जाएगा? KG। सही है मैटर? लिख लो, और मैं कुछ और सवाल यहाँ पे लिखा देता हूँ। बढ़े आगे। क्या बोल रहा है? वो भी नहीं लिखा?
क्या कर रहा है भाई? हाँ हाँ, तो उसके बाद तो लिख लेना था ना इसमें क्या ये 1 2 3 और 2 चित्र बनाने के लिए 3 लाइनें, 2 चित्र में 4 मिनट ज्यादा लग गए भाई। मेहंदी की कीप से तो नहीं लिख रहा ना? पेन से ही। हाँ जी, इस सवाल पर बात कर लेते हैं। अरे इधर आंसर 7.5 सीधा कि यहाँ पर ये साम्यावस्था में एक ब्लॉक जब रखा जाएगा, इस पर नीचे की ओर कितना लगेगा? mg sin 30, और ऊपर की ओर क्या लगेगा? तनाव। यही तनाव यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है। और इसके लिए मैं फिर से आपको समझा दूं, वापस पीछे आ जाइएगा, गौर से देखिएगा कि बेटे सिंपल काम यहाँ पर क्या करना है। मैंने कहा कि आपको स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना होता। सीधा सा इस स्प्रिंग तुला को आप क्या मान लेंगे? इस स्प्रिंग तुला को एक रस्सी मान लेंगे, आदर्श रस्सी। कैसी? द्रव्यमानहीन रस्सी। और द्रव्यमानहीन रस्सी मानकर इस ब्लॉक पर क्या निकाल लेंगे? टेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि द्रव्यमानहीन रस्सी के प्रत्येक बिंदु पर तनाव क्या रहता है? सेम। अरे रहता है ना? तो कुल मिलाकर यही काम करना है कि जहां पर भी स्प्रिंग बैलेंस नजर आए, उस स्प्रिंग बैलेंस को हटाकर सिंपल रस्सी बनाकर उस निकाय में, उस रस्सी पर उस जगह तनाव ज्ञात कर लेना है। जैसे यहां पर कुछ भी नहीं करना, जैसे यहां पर इस निकाय को अगर दोबारा ड्रॉ में करूं तो मेरा सिंपल काम ये रहेगा। और सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये साम्य अवस्था में निकाय मौजूद है तो इसमें रस्सी में तनाव कितना है? 50 न्यूटन है, mg के बराबर है। हाँ के ना? तो कुल मिलाकर स्प्रिंग तुला कुछ और नहीं, मैंने शायद ये बात लास्ट टाइम पे भी कही थी कि स्प्रिंग तुला जहां पर भी आ जाएगा वहां पर आपको क्या मान लेना है? एक आदर्श रस्सी मान लेना है, और रस्सी में तनाव ज्ञात कर लेना है। वही रस्सी का तनाव क्या हो जाएगा? स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक हो जाएगा। किसमें? न्यूटन में। किसमें? उसको अगर तुला के पाठ्यांक में बदलना है तो जी से डिवाइड कर लेना चाहिए। इसी आधार पर अपन इस सवाल को अगर अटेम्प्ट करते हैं तो हमने यहां पर क्या मान ली बेटा? ये रस्सी में क्या होगा? टेंशन रस्सी के अलॉन्ग ऊपर ब्लॉक पर जी साइन थीटा, नीचे तो टी बराबर 15 जी, और साइन थीटा का मान मुझे अगर इसको पाठ्यांक में बदलना है, यानी तुला का पाठ्यांक कन्वर्ट करना है, जिसको मैं जानता हूं उस रस्सी में तनाव बटे जी, तो ये कितना हो जाएगा? 15 × 1/2, 7.5 kg वेट। 7.5। हाँ अच्छा, होगा कितना? 7.5 कितना होगा?
सोचना, सॉल्व हो जाए तो कल तक बता देना, है ना। यार 7.5 तो 7.5 होगा, हम बात करें 7.5 की। आठ ही होगा। प्रूव करके लाना इस चीज को, अगर कोई करना ऐसे टाइम पास छोड़ो, इधर आ जाओ। 2 पॉइंट कैसे हो जाएंगे, ये गणित समझाएगी आपको। जब आप पॉइंट का यूज करना सीखोगे ना, तो आपको अपने आप पता लगेगा कि वो कैसे होता है, दशमलव संख्याएं कैसे चलती है। अगर वो चीज, वो बेसिक पता है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो छोड़ो, फिलहाल इस पे आ जाओ। इसमें कितना आएगा? 20। सिंपल। मुझे पता है ये, अगर एक साधारण रस्सी मान ली जाती है तो ये रस्सी आर से पार एक सेम रस्सी होगी, और सेम रस्सी होगी जिसका ये सिरा दृढ़ दीवार से बंधा हुआ है। ये निकाय त्वरित, त्वरित नहीं है तो निकाय पर कुल बल, नीचे की ओर कुल बल बराबर ऊपर की ओर कुल बल, यानी तनाव टी बराबर 20 जी। हाँ के ना? टी बाई जी, यानी पाठ्यांक हमारा कितना आ जाएगा? 20 kg वेट। तो ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। सवाल यहाँ पर ये है जिसपे शायद हम बहस कर सकते हैं। यहां तक हो गया? बोलो। 3 ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 5, 10, 0। चलो, तो आंसर तो कितना होगा? ये भी सही है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पर समाधान क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने समझा है कि कुछ और ना सही, हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, इसे एक सामान्य रस्सी मान सकते हैं। जैसे एक सामान्य रस्सी मान ली जाएगी, गौर से सुन लेना, जैसे एक सामान्य रस्सी मान ली जाएगी, फिर हम यहाँ पर निकाय के त्वरण की सर्वप्रथम बात किया करते थे पिछले कुछ सवालों में। और हम कहते थे कि यहाँ पर नीचे कितना लग रहा है, जो इसे खींच रहा है नीचे लाने के प्रयास में, इधर भी कितना लग रहा है, यानी कुल बल क्या हो गया? तो यहां से निकाय का त्वरण क्या हो गया? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर तनाव मुझे पता है, जब तक ये रस्सी सेम एक ही चलती 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 है, ये आदर्श रस्सी, तो हर बिंदु पर तनाव क्या मिलना चाहिए? तो मैं कहीं पर भी ज्ञात कर लूं क्या टी का मान, मुझे सेम ही मिलेगा। वो टी का मान ज्ञात करने के लिए मैं उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं, और चाहूं तो इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हूं। जब मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, जिसका त्वरण मुझे पहले ही कितना पता लग चुका है? 0। ये यहां पर कुल बल मुझे क्या करने होंगे? 0, यानी ऊपर लगा कुल बल बराबर नीचे लगा हुआ कुल बल। क्योंकि मुझे पता है जो यहां इस रस्सी में तनाव है, वही तनाव ये स्प्रिंग बैलेंस मुझे मेजर करके देगा। और इसीलिए हमने यहां पर इसको इसके पाठ्यांक में बदलने के लिए टी बाई जी किया, तो 5 kg वेट आया। कुछ मिसकंसेप्शन है, मैं उनकी बातें यहां पर जरूर करना चाहूंगा, गौर से सुनिएगा। हमें क्या लग रहा होगा, अगर अपन बिना गणित के सोचे, तो हमें ऐसा लग रहा होगा कि 5 से इधर खींचा और 5 से इधर खींचा तो रस्सी में तनाव 10 हो जाना चाहिए।
जिन लोगों ने सदिश रूप में सोचा होगा उनको ऐसा होगा कि 5 से इधर खींच रहे, 5 से इधर खींच रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में सदिश योग करेंगे तो 0 हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। रस्सी जिसके हर बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर तनाव समान रहता है, उसमें अगर हम दिशाओं के तौर पर बात करते हैं तो इस वस्तु पर दिशा ऊपर की ओर है, इस पुली पर दिशा ऊपर की ओर, नीचे की ओर है, पर रस्सी के इस हर एक बिंदु पर तनाव का परिमाण तो समान रहेगा, सेम रहेगा। उसी तनाव के परिमाण के आधार पर वो रस्सी अपने आप में खिंचाव महसूस करेगी, उसी खिंचाव के आधार पर इस स्प्रिंग में विस्तार आएगा, और उसी विस्तार के आधार पर उस तुला का पाठ्यांक आएगा। तो बस कुल मिलाकर बात ये समझनी है कि विस्तार कितने द्रव्यमान के आधार पर आएगा, 5 kg द्रव्यमान के आधार पर, और वही वहां पर उस स्प्रिंग का रीडिंग हमें देगा। आंखें ना। हाँ जी, 4.8 नहीं आएगा भैया, क्योंकि आपको जहां पर तुला लटका कर दिखाया गया है वहां तनाव टी नहीं, 2T होता है ना। चले, हमें यहां पर बताया है कि एक पुली जैसा सिस्टम जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें इस जगह पर तुला लटकाई गई है, और मेरा काम बस ये है कि इस जगह पर मुझे तनाव पता लग जाए। तो मैं क्या समझता हूं कि अगर इस रस्सी में तनाव टी है, तो ऊपर वाली इस रस्सी में ऑटोमेटिकली तनाव कितना हो जाएगा, और मुझे इसी को ज्ञात करके कुछ रीडिंग बतानी है, राइट। हमारा सिंपल सिस्टम में इस 2 ब्लॉक या इस पुली सिस्टम में कैसा था, गौर से समझिएगा कि भारी वाला द्रव्यमान, हल्का वाला द्रव्यमान किस त्वरण से, तो ए कितना हो जाएगा, 60 माइनस यानी 20 डिवाइड बाय 10, मतलब फिर तनाव ज्ञात करने के लिए हम कोई फॉर्मूला ज्ञात यूज ना करके हम क्या यूज करते थे कि यहां हाथ रखा, यहां पर रस्सी में तनाव बराबर एम बिलो, त्वरण किधर, तो जी -a, 8 × 6 = 48 न्यूटन, तो ऊपर अपने आप 96 न्यूटन। रीडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो जी से, तो जैसे ही पाठ्यांक यानी टी या जो भी उसमें जी से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9.6 kg। इधर
चलिए इस सवाल में अगर अपन बात करना चाहें, पहली बात तो इस ये जो दोनों तुलाएं यहाँ पर जुड़ी हुई है, समरूप तुलाएं जो जुड़ी हुई है, इस जुड़े हुए क्रम को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। जब हम बात करते हैं, अगर हम एक इसे करंट सर्किट के तौर पर बात करते हैं, तो श्रेणी क्रम में धाराएं क्या होती है? समान। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अपने को देखना होगा कि श्रेणी क्रम में यहाँ पर रस्सियों में तनाव क्या रहेगा? समान। तो हम उसी आधार पर क्या कहते हैं कि अगर इस रस्सी को भी कुल मिलाकर एक ऐसा आइडियल रस्सी मान ली जाए, आइडियल रस्सी यानी द्रव्यमानहीन रस्सी, तो मैं तनाव चाहे यहां मेजर करूं, यहां मेजर करूं, यहां मेजर करूं, प्रत्येक बिंदु पर तनाव समान आएगा, यानी दोनों स्प्रिंग तनाव में जो पाठ्यांक आएगा वो सेम पाठ्यांक आना चाहिए। और वो पाठ्यांक किसके बराबर होगा? इस ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्या पता लगेगा? टी, जो किसके बराबर होगा? 20 जी के बराबर हो जाएगा। तो टी बराबर 20 जी, और पाठ्यांक टी बाई जी बराबर 20 kg वेट, जो दोनों जगह पर सेम रहेगा, यहां भी और यहां। समांतर क्रम में जुड़ी इन दोनों स्प्रिंग बैलेंसेस के लिए क्या होगा बेटे? तो आप यहां से जब 20 kg का फ्री बॉडी डायग्राम सोच रहे होंगे, तो ये वाली तुला इधर क्या लगाएगी? ये थोड़ी ना झांकेगी खड़ी खड़ी, ये भी क्या लगाएगी? जो किसके बराबर होगा? 20 जी के बराबर। तो यहां से क्या लिख दिया जाएगा? 2T बराबर, आपको मेजर क्या होगा? इसमें कितना तनाव है बेटा? अरे हाँ ना, तो ये S2 और ये S1 नापेगी क्या? T या 2T? अरे S1 S2 क्या नापेगी? T की 2T? 2T तो उस पर कुल बल लग रहा है जिसके लिए कितनी तुलाएं हैं, तो प्रत्येक तुला पर कितना कितना टेंशन आएगा? आधा आधा टेंशन आएगा। तो यहां से टी का मान जब निकालेंगे तो 10 जी, और जो पाठ्यांक हो जाएगा वो उस पाठ्यांक के लिए जी से जैसे ही भाग दोगे, 10 kg वेट यहां से अपने को मिलेगा। डायनेमोमीटर को हिंदी में क्या कहेंगे यार? हाँ, ईएलपी देना, उसमें शायद मिल जाए ऐसा शब्द। अरे इंग्लिश में तो लिखा देंगे, तुम्हारे पेपर में तो हिंदी में आएगा ना भाई। गलत ट्रांसलेशन। चलो देखते हैं। अभी तक के जो सारी तुलाएं थी, ये तुलाएं साम्य अवस्था में उस निकाय का वजन तोलकर देती थी। ये बिल्कुल वैसी ही तुलाएं थी जैसे एक वेइंग मशीन जो होती है, उस वेइंग मशीन पर जब अपन पैर रखकर उस पर वजन तोलने के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो जैसे ही खड़े होते हैं तो उसकी रीडिंग, उसका कांटा इधर उधर भागता है। फिर जैसे अपन खड़े हो जाते हैं तो भी इधर उधर भागता है। फिर सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड के बाद वो अपनी स्थायी अवस्था में आता है, और स्थायी अवस्था में आने के बाद वो अपनी वास्तविक रीडिंग, वास्तविक पाठ्यांक देता है। यही चीज यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। इसलिए गतिज अवस्था यहाँ पर जो है, गतिज अवस्था कैसे, गौर से समझिएगा। हमने कहा यहाँ पर ये ले लिया 6 kg का द्रव्यमान, यहाँ बीच में एक इस प्रकार से ये तुला लगा दी गई है, यहाँ 4 किलो का द्रव्यमान, और अपन ने 50 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाया। और हम यहाँ पर जानना चाहते हैं इस तुला का पाठ्यांक। सुनते जाइएगा पहले। पाठ्यांक कब, इसको यहाँ पर मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, डायनेमोमीटर। ये डायनेमोमीटर कुल मिलाकर यहाँ पर इस, जो भी ये बीच में रस्सी है, इस रस्सी पे लग रहा बल ज्ञात करेगा। कब? गतिक अवस्था में भी। यहां पर तो दीवार से अपन लटका देते थे ना, या हाथ से पकड़ लेते थे उस तुला को।
स्थायी अवस्था में काम करने के लिए अपन इसे क्या कह देते थे? कमानीदार तुला, है ना, स्प्रिंग बैलेंस को, या स्प्रिंग तुला भी अपन इसे कह देते थे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, डायनेमोमीटर क्या हो जाता है, डायनेमोमीटर एक तरीके से कुछ ऐसा निकाय रहता है कि जैसे यहां पर, ध्यान से समझना, इसमें क्या होगा कि जैसे ये 6 किलो है, ये 4 किलो, ये जैसे 4 किलो पर हमने आगे कितना बल लगाया, 50। तो जैसे ही अभी कोई यहां पर विस्तार नहीं है, अब जैसे ही अपन इस पर 4 किलो पर बल लगाएंगे तो ये वाला ब्लॉक किधर भागेगा, ये गतिज अलग त्वरण से गति करेगा, ये फिलहाल त्वरित है ही नहीं, या करेगा तो धीरे 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 त्वरित होगा, यानी इसका त्वरण अलग और इसका त्वरण अलग। तो ऐसी अवस्था में यहां पर इसकी रीडिंग जो होगी, इस तुला की रीडिंग जो होगी, ये क्या आएगी, बदलती हुई आएगी, क्या आएगी। पर थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा कि ये स्प्रिंग में जब विस्तार आएगा तो जितना विस्तार आना था आ चुका, अब ये दोनों ब्लॉक सेम त्वरण से जाना प्रारंभ करेंगे, दोनों ब्लॉक, उसको कहते हैं यहां पर स्टडी स्टेट। अब ये तो बता दो हिंदी में यार, मैं वैसे संतुष्ट नहीं हूं इस शब्द से। स्थायी अवस्था को यहां पर कह देंगे स्टेशनरी कंडीशन। ये तो स्टेशनरी कंडीशन को बताएगी, स्टडी स्टेट किसी और चीज को बताता है। साम्य रासायनिक किसी केमिकल रिएक्शन में भी तो स्टडी स्टेट आती है ना, केमिकल रिएक्शन में स्टडी स्टेट आती है तो क्या कहते हैं उसे, केमिकल रिएक्शन में स्थिर अवस्था, बट स्थायी साम्य अवस्था। क्या बोल रहा है, चलो काफी है। तो अब अपने को यहां पर क्या बताना है, जब वो स्थायी साम्य अवस्था प्राप्त हो चुकी है, यानी दोनों ब्लॉक अलग अलग त्वरणों से ना जाकर किसी समान त्वरण से एक साथ आगे जाते अपने को दिखने लगे हैं, उस कंडीशन में आपको उस स्प्रिंग तुला की क्या बतानी है, रीडिंग बतानी है। उस कंडीशन में काम में ली जाने वाली उस स्प्रिंग तुला को ही क्या कहते हैं, डायनेमोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से इसकी रीडिंग आप पता करके बताइए। अरे समझ आ रहा है कि कुछ नया काम नहीं है, काम वही है जो हम पहले से करते हैं, रिश्ता वही, सोच नहीं। ऐसे सवालों में सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सेलरेशन। जैसा मैंने कहा, दोनों द्रव्यमान किसी सेम त्वरण से गति करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन। और कॉमन एक्सेलरेशन पता करने के लिए क्या देखते हैं, निकाय पर कुल बल बटे कुल द्रव्यमान, तो निकाय का त्वरण। अब इस त्वरण का उपयोग करके इन दोनों के बीच का तनाव बल ज्ञात करने के लिए हम किसी भी दोनों में से किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। हम बना लेते हैं फिलहाल 6 किलो का, 6 kg के इस वस्तु पर आगे की तरफ लग रहा है टी, पीछे की तरफ, तो यहां पर यही बन जाएगा कुल बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। कितना आ जाएगा, 30 न्यूटन। पर मुझे ज्ञात न्यूटन में ना करके मुझे पाठ्यांक ज्ञात करना है जो जी से डिवाइड होकर आएगा, कितना, 3 kg वेट। लिख लिया था ना पहले वाला।
जो होमवर्क दिया था निपटाया पूरा? अभी करेंगे डिस्कस उसको लास्ट में। पाठ्यांक को 16 ना बोल के केजी वेट में बोलेंगे ना, क्योंकि तुला ऑटोमेटिक सेट ही वैसे रहती है, उसके जो निशान बने होते हैं ना, वो अपने आप वो टी बाई जी यानी तनाव बटे जी की वैल्यू के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। हाँ, सवालों में ऑप्शन न्यूटन में आ जाए तो हम न्यूटन में जवाब दे देंगे, केजी वेट में आ जाए तो केजी वेट में जवाब दे देंगे, बट स्टैंडर्ड तौर पर जब वो तुला बनती है तो उसमें केजी वेट के ही निशान बने होते हैं, 1 केजी वेट, 2 केजी वेट, 4 केजी वेट, वैसा। तो फिलहाल इस सवाल में चूंकि स्थायी साम्य अवस्था हम देख पा रहे हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरा निकाय पहले तो एक साथ एक त्वरण से किसी दिशा में गति करेगा, और वो दिशा कौन सी होगी? जिस तरफ कुल बल होंगे। तो कुल बलों की दिशा में जो त्वरण आ जाएगा वो आ जाएगा 15/5, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इस त्वरण का उपयोग करके, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इधर भी तनाव टी लग रहा होगा, इधर भी तनाव टी लग रहा होगा, मैं इस 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। और इस 2 kg के फ्री बॉडी डायग्राम पर आगे की तरफ मुझे टी लगता नजर आएगा स्प्रिंग तुला द्वारा, पीछे की ओर 10 लगता नजर आएगा, तो मैं लिख दूंगा T-10 बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो टी बराबर न्यूटन में नापा तो 16, और पाठ्यांक जो यहां से हम उस तुला में देख पाएंगे, वो पाठ्यांक देख पाएंगे 1.6 kg। अरे मैं गुणा करके लिख दिया यार। नई बात समझ में? तो सिंपल लॉजिक से यहाँ पर इसके रहेंगे, ज्यादा कोई परेशानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। हम अगला हेडिंग लिखते हैं, बढ़ा दूं इसे आगे? रस्सियों। सही लिखा है यार। रस्सियों में बाध्य गति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट मोशन। और किस तरीके की चीजें सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे उनकी हम बातचीत करते हैं एक बार। देखिएगा, पिछले कुछ सवालों के साथ मैं आपको उदाहरण लेता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, यहीं पे बात कर लेते हैं। कि चूंकि हमें पता है कि अगर मैं इसको एक रस्सी जैसा मान चुका होता हूं, और एक आदर्श रस्सी का गुण होता है अवितान्य, क्या होता है? अवितान्य रस्सी का जो काम यहाँ पर उस शब्द का जो काम रहता है वो ये रहता है कि यदि ये निकाय किसी त्वरण ए से जाता है तो ये वाला भी, ये तब तक ऐसा संभव है जब तक ये रस्सी खिंच या सिकुड़ ना जाए, यानी समान गति से, समान वेग से, समान त्वरण से चलाने के काम आता है ये अवितान्य शब्द वाला गुण। यानी यहां से 3 वाला अगर किसी वेग से v से चल रहा होगा तो डेफिनेटली उस क्षण पर इसका भी वेग v ही होगा, इसका जो त्वरण होगा उस क्षण पर इसका भी वही त्वरण होगा। यहाँ पर ये गुण हम देखने को प्राप्त करते हैं। ये तब तक संभव है बेटे जब तक वो दोनों निकाय क्या है, एक साथ क्षैतिज अवस्था में चल रहे हो, या दोनों के चलने की दिशा जो है ना वो समान हो, यानी नत्तल पर भी चल रहे हो तो दोनों एक साथ चल रहे हो, ऐसे दोनों नत्तल पे चल रहे हो, तो दोनों अगर नत्तल पे चल रहे होंगे तो जो वेग इसका होगा वही वेग पीछे वाले का भी होगा, हाँ के ना? ऊपर भी चल रहे होंगे तो जो वेग ऊपर वाले का होगा वो नीचे वाले का होगा, क्षैतिज में चल रहे होंगे तो जो वेग पीछे वाले का होगा वही वेग आगे वाले का होगा। पर अगर ये सीक्वेंस, ये क्रम, ये सिस्टम अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, कैसे? कुछ इस तरीके से सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाए, गौर से समझिएगा कि हम यहां पर धरातल पर एक ब्लॉक रखें, और इस ब्लॉक को ऐसे रस्सी की सहायता से जोड़कर पुली से रोल कराकर और यहां खींचना चाहते हैं किसी वी नॉट वेग से।
अब इस स्थिति में बेटा खींच आप इधर V0 वेग से रहे हो, पर ये डोरी यहां पर सीधी नहीं है, ये मुड़ चुकी है यहां से, और ये मुड़ चुकी है, तो जिस वेग से आप इसे खींच रहे हो उस वेग से यहां पर ये ब्लॉक आपको चलता नजर नहीं आएगा, ये किसी और वेग से चलता नजर आएगा जो V से अलग कुछ होगा। अब इस सिस्टम में अपने को गुण यूज करना है, रस्सी की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और रस्सी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सुनिएगा, बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा अवितान्य। अवितान्य का मतलब यहां पर समझ पा रहे होंगे कि इलास्टिक जैसे, रबर जैसे जो खिंच या सिकुड़ ना सके, वही यहां पर अवितान्यता का गुण होता है। इनएक्सटेंसिबल। जब रबर होता है ना बेटा, रबर बैंड, रबर बैंड को अगर आप खींचते हैं तो उसमें ऊर्जा स्टोर होती है कि नहीं होती है? रबर बैंड को जब आप खींचते हैं ऊर्जा स्टोर होती है कि नहीं होती है? तो आपने मान लो ऐसे रबर बैंड को खींचा, इधर एक ब्लॉक बनाया, इधर एक ब्लॉक बनाया, छोड़ दिया, दोनों ब्लॉक किधर गति करेंगे? अंदर। अरे यार, क्यों गति किए ब्लॉक? कहां से आई ऊर्जा? कि जो यहां पर रबर था उसके अंदर एक गुण था, जिस गुण के कारण हम उसको खींचकर उसमें ऊर्जा स्टोर कर पाए, और जैसे ही हमने उसे छोड़ा, रबर की उस ऊर्जा ने, यानी कुल मिलाकर कह दो रबर ने कार्य किया, उस इलास्टिक रबर बैंड ने कार्य किया, क्योंकि उसके पास ऊर्जा थी, वो खर्च कर सकता है। पर रस्सी जो यहां पर है, रस्सी कैसी है? इनएक्सटेंसिबल अवितान्य रस्सी है, जिसको आप खींचकर या सिकोड़कर कोई यहां पर ऊर्जा स्टोर, अब जिसके पास ऊर्जा ही नहीं है वो कार्य नहीं कर सकता। रस्सी सिर्फ एक चीज कर सकती है, इधर का कार्य उधर। जैसे कुएं से पानी निकालना है तो मैं यहां पर कार्य करूं, और वो कार्य किस पर हो जाए? बाल्टी पर। यानी एक जगह से कार्य रिसीव करके दूसरी जगह पे दे सकती है, पर उस किए गए मेरे कार्य को ना रस्सी स्टोर कर सकती है, ना कुछ एक्स्ट्रा कार्य खुद अपनी मर्जी से कर सकती है। यानी रस्सियों द्वारा किया गया कुल कार्य निकायों पर क्या होगा? शून्य। किसी एक निकाय में रस्सियों द्वारा जो तनाव बल लगता है, उन समस्त तनाव बलों का कुल कार्य क्या होगा बेटा? शून्य होगा। अरे मुद्दे पर आए। तो मैं यहां से यही कहना चाहता हूं कि स्ट्रिंग कंस्टेंट मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हम यूज कर रहे हैं, कि तनाव बल का कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डी। क्या होता है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी वस्तु का विस्थापन एक्स है, तो टी, टी तनाव, तनाव का एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। पर किसी एक जगह तनाव थोड़ी ना कार्य करता है। जैसे मैंने उदाहरण लिया कि मैं बाल्टी को कुएं से बाहर निकालने के लिए खींच रहा हूं, मैं आ रही है बाहर कौन? बाल्टी। यानी कहीं पर धनात्मक कार्य होगा, कहीं पर ऋणात्मक कार्य होगा, और उस आधार पर अपने को वहां पर पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा। यानी मुझे ये तनाव का कार्य करना पड़ेगा पूरे सिस्टम पर। इसको सिग्मा को कहते हैं योग। यानी तनाव द्वारा किए गए समस्त कार्यों का योग उस निकाय पर क्या प्राप्त होना चाहिए? जीरो प्राप्त होना चाहिए। अरे समझे भैया? अब इस चीज को हम उपयोग में कैसे लेते हैं, गौर से सुनिएगा। कि यदि इसी चीज को, ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसका अवकलन कर दूं बेटे, अगर मैं अवकलन कर दूंगा तो क्या होगा बेटा? ये सिग्मा सिग्मा ही रहेगा। गौर से सुनते जाना। तनाव जो भी लग रहा है उस वस्तु पर तनाव तनाव ही रहेगा। एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा? और इसका फिर से अवकलन कर दूं, ये तीनों स्थितियां लिखने से मुझे फायदा क्या हुआ? कि अगर मुझे वेग वगैरह जानने हैं तो ये बीच वाले सिस्टम को यूज कर लूंगा, त्वरण वगैरह का संबंध जानना है तो इसको यूज कर लूंगा, विस्थापनों का संबंध जानना है तो इसको यूज कर लूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक। फिलहाल यहां पर हमें क्या जानना है? आ रही बात समझ में? कैसे इस्तेमाल करना है, इस मुद्दे पर आते हैं। बहुत सिंपल बात है। मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर आपकी जानकारी से हटकर कुछ नया लिखा है तो वो ये लिखा है कि टी डॉट वी बराबर जीरो। बाकी चीजें सारी आप पहले से जानते हैं कि रबड़ बैंड कार्य कर सकता है, जिसमें खिंचाव नहीं हो सकता, वो कार्य कहां से करेगा? कार्य करने के लिए चाहिए ऊर्जा। बिना ऊर्जा के कोई भी निकाय कार्य नहीं करेगा। रस्सियों की खुद की कोई ऊर्जा, ना ऊर्जा संचय कर सकते हैं, ना ऊर्जा को बाहर एक्स्ट्रा दे सकते हैं। हाँ, ऊर्जा का लेन देन एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर जरूर दे सकते हैं। काम ही यही होता है रस्सी का। रस्सी यूज ही इसीलिए की जाती है ना, ताकि हम कहीं दूर से बैठकर किसी चीज को खींच कर अपने पास ला पाए, वैसा कुछ।
तो अब ये निकाय आपके सामने आ गया बेटे। इस निकाय में आप हमेशा ये ध्यान देंगे कि कार्य होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो कुल बल और एक विस्थापन या वेग या त्वरण। कुल बल या विस्थापन या वेग या त्वरण। इस निकाय में कौन कौन सी चीज है जहां पर तनाव लग रहा है? तो आप कहेंगे इस निकाय में एक तो इस वस्तु पर तनाव लग रहा है, वस्तु से दूर तनाव बल हमेशा वस्तु से रस्सी के अनुदिश, दोनों शब्द जोड़ेंगे, रस्सी से वस्तु से दूर रस्सी के। दूसरा इस पुली पर भी लग रहा होगा बेटा, इस पुली पर इधर भी लग रहा होगा, लगेगा, रस्सी सेम है तो हर जगह टी लगेगा, कोई आपत्ति नहीं। मुझे एक बार दिखाए कल के लेक्चर के कुछ सवाल, मुझे लग रहा है कुछ भूल गए कल वाले लेक्चर के एक आध सवाल। हाँ, तो हम यहां से बात करना चाहते हैं कि अगर कुल कार्य की जब मैं बात करता हूं तो मुझे उन उन चीजों पर कार्य देखने को मिलता है जहां बल भी है और विस्थापन भी है। हाँ कि ना? यहां ये वाली पुली विस्थापित हो रही है क्या? फिक्स है ना? यानी मुझे यहां पर कोई कार्य की गणना मुझे कहां कहां करनी है? एक तो यहां और एक यहां। यहां क्यों? क्योंकि बेटे आप जानते हैं कि अगर इस रस्सी को, इस बिंदु को किसी वी नॉट वेग से चलाया जा रहा है तो डेफिनेटली खींचा जा रहा होगा। मान लो ये रस्सी का ये सिरा है, मैंने यहां से पकड़ा, मैं खींच रहा हूं, तो ये रस्सी क्या मुझ पर, मुझसे दूर तनाव लगाएगी? मान लो ये बिंदु मैंने अपने हाथ से व्यक्त किया, ये बिंदु वो बिंदु है जिस बिंदु पर मैंने रस्सी को पकड़ा हुआ है, और मैं अपने हाथ से पकड़कर किसी वेग वी नॉट से चलाना चाहता हूं, और मुझे पता है कि तनाव रस्सी का मुझसे दूर। वही तो है, उसी प्रयास से तो इस ब्लॉक को चलाया जा रहा है। हाँ कि ना? अब यहां पर मुझे ये काम जो करना है, ये वाली चीज जो अप्लाई करनी है, ये पूरे सिस्टम पर अप्लाई करनी है। पूरे सिस्टम में कौन कौन है? एक, दो, तीन, चार, ये भी स्थिर, ये भी स्थिर। तो यहां कोई मुझे कैलकुलेशन कैलकुलेशन सिर्फ दो जगह करनी है, एक यहां और दोनों जगह क्या करना है? टी और वी का डॉट प्रोडक्ट करके, उनका योग करके किसके बराबर करना है? शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं देखिएगा। यहाँ पर हमें पता है जब इसको आगे की तरफ किसी क्षैतिज दिशा में खींचा जाएगा तो निश्चित रूप से ये क्षैतिज दिशा में किसी वेग से चलेगा। ये वेग वी नॉट के बराबर नहीं हो सकता। किसी को लगता है कि सर क्या कैलकुलेट कर रहे हो, ये वी नॉट से खींचा जा रहा है तो ये वी नॉट से ही चलेगा, असंभव। ये तब तक ही संभव था जब दोनों क्षैतिज होते, पर अभी यूं जाके यूं हो रहा है, खींचेंगे यूं, ब्लॉक चलेगा यूं, और वही क्षैतिज पर चलते हुए वेग वी नॉट वी कुछ हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटे? ये मान लो कोण कितना है? थीटा। तो यहां पर मैं सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करता हूं, तनाव टी, धरातल के अनुदिश इसका वेग v जो हम ज्ञात करना चाहते हैं, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कॉस थीटा। तो हम क्या लिख देंगे? टी वी कॉस थीटा प्लस योग। यहां पर आ जाओ, यहां पर वेग किधर आना, तनाव किधर, तो क्या हो जाएगा? टी वी कॉस 180 बराबर, अरे यार 180 है ना, जिन दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है उनके मध्य का कोण। तो तनाव पीछे, वस्तु का वेग यानी उस डोरी को किधर खींचा जा रहा है, और कॉस 180 -1, तो यहां से क्या हो जाएगा? टी वी कॉस थीटा बराबर, जो माइनस है उसे इधर लाकर प्लस कर दूं, और किसके बराबर हो जाएगा? टी वी, टी से टी, और हमें ज्ञात क्या करना है? ये वी नॉट है ना, वी नॉट नहीं वी ज्ञात करना है भाई, है ना? तो v बराबर वी नॉट बटे कॉस। सुनते जाना बात को। जैसे मान लो मुझे एक सवाल ऐसा दिया गया, ये क्षितिज सतह, यहां एक वस्तु जिसे मैं चलाना चाहता हूं, इस वस्तु को चलाने के लिए एक डोरी बांध दी, पुली की मदद से, पुली छत से टांग दी, और इस डोरी को घुमाकर यहां लाया गया। इस डोरी को यहां लाकर एक ट्रक से बांध दिया गया, और ट्रक को क्षैतिज अवस्था में, जमीन पे ही चलेगा ट्रक, तो क्षैतिज अवस्था में चलाया गया। और क्षैतिज अवस्था में इस ट्रक का जो वेग है, ये ट्रक का वेग हो गया हमारा 25 मीटर प्रति सेकंड।
मुझे पता है कि ट्रक जब चलेगा आगे की ओर तो ये ब्लॉक भी सरकेगा, किस वेग से सरकेगा ये वेग आपको मुझे फिलहाल पता नहीं है। यही वेग हम निकालना चाहते हैं इन सब गणित को यूज करके। हाँ, जिस क्षण पर हम ये वेग ज्ञात करना चाहते हैं उस क्षण पर रस्सियों के कोण मुझे पता होने चाहिए। तो ये मैंने कहा 53 डिग्री और ये मैंने कहा 60 डिग्री। और इस प्रकार से हमने ये निकाय चलाकर वी वेग ज्ञात करना चाहा है। बिल्कुल जो चीजें मैंने सिखाई है उनका यूज करना शांति से। आंसर कोई भी ना बोले, कुछ होशियार की पूछे, ज्यादा जल्दी आंसर बोलने के चक्कर में 20 बार बोलते हैं। आंसर निकाल ले पहले। ये लिख भी लेना, उधर उसको सॉल्व भी कर। देखा? बोलो आंसर। माइनस। तेरा डेफिनेटली माइनस ही आया है, पूर्ण विश्वास है मुझे। प्लस आया है, माइनस आया है। बोलना, तो फिर माइनस क्यों बोल रहा है?
जैसा मैंने समझाया उस आधार पर अगर आप सोचें तो आपको यहाँ पर वेग ज्ञात करना है। वेग ज्ञात करना है तो जिस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे वो ये वाली होगी, हाँ कि ना। किन किन जगहों पर इस निकाय में हमें ये काम करना है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पुली तो स्थिर है, हाँ कि ना। उसके अलावा चलित चीजें यहाँ पर जिनको हम किसी तरीके से चलाना चाह रहे हैं, वो एक ये ट्रक है और एक ये ब्लॉक है, और इन दोनों जगहों पर टी डॉट वी का योग 0 के बराबर करना है। सबसे पहले अगर इस जगह पर देखें तो इस जगह पर अपने को इस ब्लॉक पर लगने वाला बल, तनाव बल किधर की तरफ लगता नजर आएगा, वस्तु से दूर रस्सी के अनुदिश। इसमें रस्सी से दूर वस्तु के, मतलब वस्तु से दूर रस्सी के अनुदिश। और यहां पर वेग जिस दिशा में है तो इन दोनों के बीच का कोण, यहां वेग किस दिशा में है आगे, इन दोनों के बीच का कोण 120। कोई दुख यहां तक में? पहले बताओ इस चीज में, यहां तक की बातों में कोई दुख? कॉन्सेप्ट पता है उधर? क्वेश्चन के हिसाब से सारी तैयारी हो चुकी है, बस उस कॉन्सेप्ट को इस सवाल के हिसाब से लिख दो। कैसे लिखेंगे? तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, टी वी, ये वो वाला वी है जो हमें ज्ञात करना है, और कॉस 53 प्लस टी वी यानी 25 और कॉस 120, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। क्या तनाव यहां यहां सेम रहेगा? टी सेम रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां से ये हो जाएगा टी, ये वो वाला वी जो हमें ज्ञात करना है, कॉस 53 3/5, और ये कॉस 120, तो इधर ले आओ ना माइनस वाले को, तो प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा टी गुणा 25 गुणा 1/2, टी से टी कैंसिल, और ये वी निकालना है, 5 को इधर भेज दो तो 125/6, जो भी जैसा भी आ रहा है ये आ जाएगा आंसर मीटर पर सेकंड। सममित है पूरा निकाय, इधर भी उधर भी कोण भी समान है, सब कुछ चीजें, और दोनों रस्सियों के सिरों को हम v0 वेग से नीचे की ओर चलाना चाहते हैं। तो जो द्रव्यमान m है वो कितने वेग से चलता नजर आएगा?
बोलो। क्या बोलते हो? यहाँ पर भी अपने को काम सेम ही करना है, कोई नया काम नहीं है। सबसे पहला काम हमारा होना चाहिए कि जिन जिन जगहों पर अपने को टी डॉट वी करना है वो आइडेंटिफाई हो जाए तो बेहतर है। और उन जगहों में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज कि पुलियां तो दोनों की दोनों स्थिर है, हाँ के ना? जो तनाव लगकर हमें कार्य नजर आएंगे वो तनाव लगकर कार्य नजर आएंगे। एक तो इस बिंदु पर तनाव किधर लगेगा? हमारे हाथ से दूर ऊपर की ओर। सही। तनाव जो लगेगा वो कुछ इस प्रकार से लगता चला जाएगा, और इस बिंदु पर तनाव इधर, इस बिंदु पर तनाव इधर, तो ब्लॉक पर भी कुछ तनाव लगेगा। अब ब्लॉक पर तनाव कितना होगा ये सोचने वाली बात है। तो आप सब देख पा रहे होंगे ये कितना है टी, ये कितना है टी, ये कितना होगा टी, ये कितना होगा टी। तो टी का ये ऊपर वाला घटक, क्या ऐसी सेम रस्सी इधर भी है? तो कुल मिलाकर यहाँ ऊपर की ओर कुल तनाव। तो इस ब्लॉक पर अगर अपन देखें तो ऊर्ध्वाधर ऊपर तनाव कितना? क्षैतिज वाले घटक कैंसिल। अरे हो गए ना। टी साइन थीटा रस्सी का ये वाला घटक और तनाव का ये वाला घटक दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। इस ब्लॉक पर कुल मिलाकर ऊपर की ओर तनाव कितना लगता नजर आ रहा है? 2t cos थीटा। समझ आती है ये बात? रस्सियां आप किधर खींच रहे हो तो ब्लॉक किधर जाएगा? किसी वेग v से, और वही वेग v आप ज्ञात करना चाहते हैं। यहां तक की बात बताओ कि सर ये नहीं समझ आया वैसा वाला, फिर तो गणित है। पहले यहीं पे बात बता दे। क्लियर है? तनाव की दिशा हर जगह क्लियर है। रस्सी के अनुदिश लगना चाहिए। रस्सी के अनुदिश लगना चाहिए तो ब्लॉक पर ऊपर 2t cos थीटा आ गया। ये वाली बात तक कोई आपत्ति? नो। चलिए अब हम आ जाते हैं टी डॉट वी। यहां बताओ इस पर इस बिंदु को चला किधर रहे हैं, और हमारे हाथ को रस्सी किधर खींच रही है। तो यहां पर कोण कितना बना? तो क्या लिख दिया जाएगा? cos 180 -1। तो क्या लिख दिया जाएगा? माइनस टीवी नॉट। यहां आ जाओ। इस पर तनाव चल किधर रहा है? तो प्लस का 2t cos थीटा इंटू वी। cos 0 का मान 1। यहां आ जाओ। वही cos एंगल 180, तो माइनस का टीवी नॉट बराबर 0। बताओ इस समीकरण को लिखने में कोई आपत्ति किसी को? यहां भी क्लियर हो गया मैटर। और अंत हमें कहां करना है? v का मान निकालकर। v का मान निकालने के लिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बनकर उधर चले जाएंगे, तो 2tv नॉट तो हो गया एक तरफ, और 2t cos थीटा इंटू वी हो गया एक तरफ। 2t से 2t उड़ा दूंगा, और यहां से v बराबर क्या आ जाएगा? v नॉट बाई कॉस। तुरंत ईएलपी निकाल लें सब लोग, अपन डिस्कस करेंगे।
ELP 2 तक तो हो गया था हमारा डिस्कशन। एक मिनट, ELP 2 तक एक बार पलट लो, किसी को कोई डाउट पूछने हो तो, या हो गया होगा डिस्कशन, एक बार आप बता दें। ELP 3 में, 3 को देख लेते हैं एक बार। ELP 3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक, ELP 3 क्वेश्चन नंबर 6 तक बोलो। 5वां, ये चला दूं, आगे बढ़ा दूं? ELP 3 क्वेश्चन नंबर 5, बात सिंपल सी है। यहां पर M मास का ब्लॉक है, F फोर्स लगाया जा रहा है किसी थीटा कोण पर। इसका एक घटक क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक। इस ब्लॉक पर नीचे, संपर्क सतह से ऊपर की ओर। इसमें कहा है कि जब ये वस्तु ठीक उठने लगे तो उस स्थिति में अपने को इस निकाय का त्वरण बताना है। ठीक उठने लगे उस स्थिति में नॉर्मल को इंस्टेंट पर क्या कर देंगे, और ठीक नॉर्मल अगर 0 जिस क्षण पर होगा, ऊपर की ओर जो बल लग रहा होगा F sin थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा? और F बराबर क्या हो जाएगा? mg बटे sin थीटा। एक मान तो यहां से निकाल लिया। फिर मुझे पता है कि उस क्षण पर ये क्षैतिज घटक होगा, ये झांक थोड़ी न रहा होगा खड़ा खड़ा, ये इसे क्या कर रहा होगा? आगे की ओर त्वरित। तो आगे की ओर जो त्वरित कर रहा होगा, ये त्वरण अगर मुझे निकालना है तो त्वरण बराबर क्षैतिज में कुल बल F cos थीटा बटे द्रव्यमान m, और F का मान ये यहां रख देना, आंसर आ जाएगा। ELP 3 में क्वेश्चन नंबर 12 तक पूछो। 8, 7 वाला। बेटा 7 वाले में पहले तो मुझे आप त्वरण बता सकते हैं इस सिस्टम का? कितना कुल बल कितना है? 30, द्रव्यमान 30/5, तो त्वरण आ गया आपका 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पर ये त्वरण क्या है? कांस्टेंट है बेटे। और जब त्वरण कांस्टेंट है तो ये आपसे पहले तो क्या जानना चाह रहा है? अच्छा, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी रेस्ट से हुई है, विराम से, तो u0 है। फिर ये पूछना चाह रहा है कि 5 सेकंड बाद वेलोसिटी, तो गति की प्रथम समीकरण यूज कर लो, v बराबर u प्लस, अगर ये विस्थापन पूछना चाहता है तो द्वितीय समीकरण यूज कर लो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूंकि u 0 है तो यहां भी u का मान 0, यहां भी u का मान 0, तो आपको त्वरण 6 आ गया, समय 5 सेकंड है, तो 6 गुणा 5 वेग आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। और अगर विस्थापन पूछा जा रहा है तो 1/2 इंटू 6 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 5 सेकंड का विस्थापन कितना आ जाएगा? 75 मीटर। क्वेश्चन 8 पर आ जाता हूं। क्वेश्चन 8 में अपने को क्या कहा गया है कि एक द्रव्यमान है कोई वस्तु A जिसका त्वरण 6 है, जब उस पर कोई बल F लगाया जाता है, तो वस्तु पर बल F बराबर द्रव्यमान ma गुणा त्वरण 6। दूसरी वस्तु पर समान बल F लगाया जाता है, उसका द्रव्यमान mb मैंने माना है, और उसकी वजह से उसका त्वरण कितना हो गया? 3। फिर कहा जा रहा है कि यदि समान बल को ही आप उस संपूर्ण निकाय एक साथ ma प्लस mb पर लगाते हैं तो त्वरण कितना होगा? तो यहां से त्वरण बराबर F बटे ma प्लस mb। अब यहां से ma का मान कितना निकल आएगा? पहली समीकरण से F बटे 6, mb का मान क्या निकल आएगा? F बटे 3, और ये दोनों मान आप कहां रख देंगे? यहाँ हर में। ऐसा करने पे जो वैल्यूज कटनी होगी वो कट के आपके पास त्वरण का वैल्यू पता लग जाएगा। क्वेश्चन 12 तक और कोई क्वेश्चन? 12 तक। 12वां, बेटा 12वें में घटक ही करने हैं, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कर रखे हैं। यहां तक का लिखा होगा, है ना? क्वेश्चन 12 की बात कर लेता हूं। क्वेश्चन 12 में यहां पर इस प्रकार से बल लगाया जा रहा है 100 न्यूटन का। कितने कोण पर? इस 60 डिग्री के कोण की वजह से एक तो क्षैतिज घटक आएगा F cos 60, F cos 60 50, और एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा F sin 60 50√3। अब देखो यहां पर करना क्या है, ये ब्लॉक्स हैं, कुछ 4 ब्लॉक है शायद से, जिनके द्रव्यमान है 4।
जिस पर इधर पीछे से क्या लग रहा है 30 और आगे से क्षैतिज घटक कितना लगा 50। ऊर्ध्वाधर घटक यहां पर इनको क्षैतिज दिशा में चलाने में काम 50√3 किससे बैलेंस हो जाएगा, नॉर्मल से, संपर्क बल जो यहां धरातल से मिलेंगे। क्षैतिज दिशा में यहां पर ये घटक 50 काम आएगा और उधर से 30 काम आएगा। अभी हो जाएगा, त्वरण निकाल लेना, त्वरण कितना आ गया होगा 2, और जिन भी सतहों के बीच में नॉर्मल पूछा है वहां का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन किए अपन ने भरपूर। 17 नंबर तक। क्वेश्चन 14, उसके पहले कोई और? 13 तो कर लेना, 13 नहीं बताऊंगा, 13 तो साधारण सवाल है, 2 डब्बों वाला सवाल बताऊंगा क्या मैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं बेटे। क्वेश्चन 14 में क्या हुआ है, एक ब्लॉक के बाद दूसरे ब्लॉक के बाद तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद दीवार। आंखें ना, अब इधर से आप कितना ही बल लगा लो, ये निकाय चलने वाला, चलने वाला नहीं है तो निकाय का त्वरण। अब आपको यहां पर क्या ज्ञात करना है कि 2m और 3m की बीच वाली जो सतह है वहां पर नॉर्मल ज्ञात करना है। तो आप क्या कर लें, इस m और 2m को मिलाकर एक साथ बना लें 3m। फिर इस वाली सतह पर नॉर्मल लगा दें आगे, f लगा दें इधर और त्वरण लिख दें 0। अगर त्वरण 0 तो कुल बल 0 तो f बराबर है, यानी नॉर्मल रिएक्शन f के बराबर ही आ जाएगा। 15 तो हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सिंपल 17 हो जाएगा। 17 में बेटा, 17 में दूसरे में पूछा है नेट फोर्स, और नेट फोर्स किसी भी निकाय पर जब आप लगाते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, नेट फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणा, ये जो एक के बाद एक ईंटें रखी हुई है, ये ईंटें चल रही है रुकी हुई है, रुकी हुई है तो त्वरण, तो कुल बल भी। पूछने वाली बात क्या होती, किसी एक सतह पर संपर्क बल, तो उस एक सतह पर संपर्क बल के लिए फिर हमें समीकरण वगैरह मेहनत तब करनी पड़ती है। अगर वो कुल बल ही पूछ रहा है और दिख रहा है कि यार वस्तु तो पड़ी हुई है, अब पड़ी हुई कोई वस्तु जो कि स्थैतिक साम्य में है, उस पर कुल बल भी 0 और उसका कुल त्वरण भी 0। मतलब इसमें देखा जाए तो सवाल पहला बनता है जिसको पूछा जाना है, वो तो आपने कर लिया, और दूसरा जो पूछने वाला सवाल नहीं है वो पूछ रहे हो, है ना। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि यहाँ पर अगर नॉर्मल पूछा जाता है तो हम वो सारी प्रक्रियाएं लगाते हैं, गणित लगाते हैं, नॉर्मल रिएक्शन कुछ ना कुछ जरूर आएगा उस संपर्क सतह पे, क्योंकि ऊपर ढेर सारे द्रव्यमान रखे हैं, पर कुल बल वहां पर उस द्रव्यमान का 0 ही आना है, कुल बल 0 ही आना है, राइट। 18वां, ईएलपी 4 का, ईएलपी 4 का तीसरा, चलिए गौर से सुनिएगा। ईएलपी 4 क्वेश्चन नंबर 3, फटाफट से सुन लो। यहां पर अपने को जो दिया हुआ है वो वेग और समय का ग्राफ दिया हुआ है बेटा। यहां एक लिफ्ट है जो किधर की ओर गतिशील है, ऊपर की ओर। लिफ्ट के अंदर यहां पर अपन ने क्या किया हुआ है, कोई एक आदमी खड़ा किया हुआ है। अगर ये लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है तो जो वहां पर आदमी का आभासी भार होगा उसे हम किससे लिखते हैं, अगर वो नीचे की ओर त्वरित है तो उसके आभासी भार को, और अगर वहां पर वो त्वरित नहीं है, ए 0 है, तो अब ये सब कैसे पता लगेगा कि त्वरण है कितना है कैसे है, तो हम यहां पर जानते हैं कि यहां 0 से लेकर 5 तक के इस अंतराल, 10 तक के इस अंतराल में हमें ये जो वेग समय ग्राफ दिया हुआ है इसका ढाल ही मुझे त्वरण देगा, हाँ के ना। क्या ये ढाल धनात्मक है, ढाल धनात्मक है तो ये कितना है 30, ये कितना है 10, तो परपेंडिकुलर लंब बटे आधार 3, यानी इस इंटरवल में 3 त्वरण आ गया, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव त्वरण मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए, यानी अगर 0 से 10 के अंतराल में उसका आभासी भार मुझे ज्ञात करना है तो m इंटू जी प्लस ए का मान 3 वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर मुझे 10 से 15 के बीच इंटरवल में बात होगी तो इसका ढाल क्या है, 0, यानी यहां पर अगर कभी भी पूछा जाता है तो उसका आभासी भार
mg ही प्राप्त होगा। और ये जो रिटार्डेशन वाला दौर है जिसमें वो धीमी हो रही है, लिफ्ट मंदित हो रही है, त्वरण नीचे की तरफ है, इसमें अपने को W अपरेंट अगर इस इंटरवल में पूछा जाता है mg माइनस ए कितना होगा, तो आप यहां से देखो ये कितना है 30, लंब कितना है, अरे मूर्खो, और आधार कितना है 5, तो 30/5 माइनस के साथ ये -6 आ जाएगा, यानी नीचे की ओर 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक। 8वें में टेबल पर बल कौन सा बेटा, 7वां, 1 मिनट, 7th कौन पूछ रहा है, 7th के पहले कोई और, 7 के पहले कुछ नो। 7वें में यहां पर कहा जा रहा है कि एक वस्तु जो विराम से प्रारंभ होती है 30 का वेग प्राप्त करती है, और कितने समय में, मतलब फॉर द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कितनी देर तक बल लगाया जाना जरूरी है। अब गौर से समझिएगा बेटा, क्या हम यहां पर जब डेल्टा पी की बात करते थे एफ इंटू डेल्टा टी लिखते थे, डेल्टा पी को क्या हम यहाँ पे एम कॉमन लेके वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर एफ डेल्टा टी लिख देते थे। यहाँ पर मुझे द्रव्यमान कितना बोला है वस्तु का, 1 किलो, अंतिम वेग कितना चाहिए 30, प्रारंभिक वेग, बल कितना लगाया जा रहा है, तो क्या हम समय डेल्टा टी नहीं पता लगा सकते? कभी पढ़ भी लिया करो घर पे, हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, ये बेसिक है। ऐसे तो अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, 4 5 6 7 कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कई लोगों को पूछना है, पर उससे कोई फायदा होगा नहीं बेटा। सीधी सी बात यहाँ पर यह है, टेबल पर वस्तु रखी है, ये वस्तु चल रही है नहीं चल रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि इसने टेबल पर कितना बल लगाया, और ये वस्तु टेबल पर क्या लगाती है, नीचे नॉर्मल, और टेबल इस पर क्या लगाती है, ऊपर नॉर्मल। तो कुल मिलाकर ये हो गई सतह, ये हो गई वस्तु, हमें ज्ञात करना है दोनों के बीच में लगने वाला नॉर्मल, जो कि यहां ऊपर और वस्तु पर नीचे mg के बराबर होगा, यानी mg बराबर नॉर्मल। क्षितिज में ये किसी भी वेग से चले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षितिज में, यहां बात क्षितिज की कर ही नहीं रहे हम, बात ऊर्ध्वाधर लग रहे बलों की, यानी आप अगर टेबल पर बैठते हो तो आप टेबल पर ऊर्ध्वाधर बल लगाते हो, टेबल पर क्षितिज सरक रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको नॉर्मल mg के बराबर ज्ञात करना है, वस्तु का द्रव्यमान 40 ग्राम है, और g का मान 980 रख देना, क्योंकि सारे मान ये किसमें ज्ञात करना चाहता है, डाइन में, CGS में, CGS। क्वेश्चन नंबर 14 तक बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 तक, 14 बेटा क्षेत्रफल है, ऐसे साइन और कॉस ग्राफ के कई सारे अपन ने क्वेश्चन किए हैं। क्षेत्रफल, कुल एफटी ग्राफ का क्षेत्रफल ही संवेग में परिवर्तन देता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संवेग में परिवर्तन, ग्राफ अपने को दिया हुआ है। इस ग्राफ का एरिया अगर आपको नहीं भी पता है कैसे निकालना है, तो इतना जरूर पता होगा, ग्राफ के नीचे का एरिया, ग्राफ के ऊपर का एरिया, और दिख रहा है जितना नीचे नेगेटिव है उतना ही ऊपर, तो कुल एरिया, तो संवेग में परिवर्तन भी 0। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाए, चलिए क्वेश्चन 16 ध्यान से सुनना, तुरंत समझ में आ जाएगा सब लोग। इसमें क्या कहा है, एक एम्प्टी प्लास्टिक का बक्सा है, प्लास्टिक का बॉक्स है कोई भी, जिसका खुद का द्रव्यमान है m, खाली बॉक्स, कुछ आयतन होगा इसका खाली बक्से का, m द्रव्यमान, और अपन ने क्या किया है, इसको एक किसी द्रव में डुबो दिया, और द्रव इस पर क्या लगाएगा, ऊपर उत्प्लावन बल लगा देगा। उत्प्लावन बल कितना लगाएगा, आप जानते हैं, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव्यमान के भार के बराबर। अरे उत्प्लावन बल की परिभाषा, वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर।
वस्तु कितना द्रव विस्थापित करेगी, ये डिपेंड करता है उस वस्तु के आयतन पर। वस्तु कितना द्रव विस्थापित करेगी ये डिपेंड करता है वस्तु के आयतन पर। तो वस्तु का आयतन यहां रहा सेम, जिसको हमने फिलहाल शुरुआत में क्या रखा था, खाली। अरे हाँ, तो इस पर उत्प्लावन बल ऊपर क्या लग रहा होगा बेटा, नीचे क्या लग रहा होगा, किधर की ओर त्वरित बताई गई है, कितने त्वरण से, समीकरण लिखवा दो। कि ऊपर की ओर त्वरित है, यानी ऊपर की ओर लग रहा उत्प्लावन बल ज्यादा होगा उसके नीचे की ओर लग रहे गुरुत्वीय बल mg से। तो कुल बल की समीकरण लिख देंगे F माइनस mg बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। मुझे नहीं पता कि उत्प्लावन बल कितना है, इसलिए मैंने उसको F नाम से बता दिया। और मुझे पता है कि लग रहा है उत्प्लावन बल, बिना उत्प्लावन बल के वस्तु पानी में से ऊपर नहीं जा सकती। फिर मैं यहां पर कहता हूं कि यदि अब मैं इसी वस्तु के अंदर क्या करता हूं, कुछ एक्स्ट्रा द्रव्यमान और भर देता हूं, कितना, m डैश। ऐसा करने से यह वस्तु किधर जाने लगी, कितने त्वरण से। क्या अभी इस वस्तु के आयतन में परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ, तो उत्प्लावन बल का मान समान लगेगा कि नहीं लगेगा, नीचे की ओर गुरुत्वीय बल कितना लगेगा, m प्लस m डैश इंटू जी, हाँ के ना। तो क्या यहां पर समीकरण हो जाएगी, त्वरण किधर, तो बल कौन सा बढ़ा, m प्लस m डैश इंटू जी माइनस बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। नहीं समझे, समझ गया। अबे कुछ भी नहीं किया, जो समीकरण ने जो चीजें पहले लिखी थी सिर्फ मैंने प्लास्टिक के बक्से के लिए लिखी थी। अभी प्लास्टिक के बक्से के साथ मैंने उसमें रेत भर दी मान लो, तो रेत भर दी तो द्रव्यमान क्या हो गया, भार बल बड़ा हो गया, और भार बल इतना बड़ा हो गया कि उस एफ को भी, एफ से भी ज्यादा हो गया, तो नीचे डूबने लगेगी अब ये वस्तु उसी त्वरण से। तो वस्तु चीज वही लिखिए, कुल बल नीचे की ओर बल माइनस ऊपर की ओर बल बराबर निकाय का नया द्रव्यमान गुणा त्वरण जो नीचे की ओर। मुझे ज्ञात क्या करना है, एम डैश, यानी ये एफ जो है ये यहां से हटाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, इसके लिए दोनों समीकरणों को जोड़ दो बस। जैसे ही वो और ये जोड़ोगे आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 तक बोलो। 17 नंबर, एक आदमी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग लिफ्ट में ऊपर जाता है, ही रिटर्न डाउनवर्ड विद द एक्सेलरेटिंग सेम रेट, वो सेम ही एक्सेलरेशन से नीचे आता है। तो अपेरेंट वेट, उसके आभासी भारों का अनुपात दिया हुआ है बेटे। जब ऊपर की ओर जा रहा है तो, जब नीचे की ओर जा रहा है तो इसका अनुपात एम से एम वज गुणा करके क्या निकालना है, ए निकालना है। क्वेश्चन 20 तक, 17 ही था ये शायद, और कौन सा, चलिए ईएलपी 5 से अपन अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए पहले ईएलपी 5 में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से छूटे हुए थे, शायद से कुछ। ईएलपी 5 में कंप्लीट कर लेना, ईएलपी 6 पूरी कर लेना, ईएलपी 7 पूरी कर लेना, है ना, ये ऑलरेडी दे रखी है अपन ने 5 6 7। अगर कुछ नहीं भी आया तो एक बार दोबारा से ट्राई कर लेना 5 6 7 में। 8वें में मैं ट्राई इसको टिक करवाता हूं, ईएलपी 8 में लिखना बेटे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, है ना, ईएलपी 8 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 5। ठीक है, और मॉड्यूल दो मुझे तुरंत, मॉड्यूल दो तुरंत। इसमें कहां तक के दे रखे हैं,
बोलो। 25 तक दे रखे हैं, 25 तक दे रखे हैं पक्का। चलो उसके बाद लिखो, तुरंत लिखो 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 62, और 75 से 81, 75 से 81, 75 से 81, ये सब निपटा लेना। ज्यादा नहीं है, 25 से 30 सवाल होंगे, ज्यादा ज्यादा 30 मैक्सिमम। पेपर में भी तो करते हो ना 45 सवाल, 30 सवालों का 1.5 घंटा मान लो। नहीं 1.5 मान लो, 1.5 घंटा तो पढ़ सकते हो। थैंक यू।